कह रहा है हमको कल ही पता चला है कि रिया चक्रवर्ती बंगाली है। मैंने कहा सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात बोल दी। पॉइंट ये है कि बंगाली लोग तो काला जादू करते हैं कि ना हम एक ग्राफिक बनाते हैं, उसमें सुशांत का फेस लगाते हैं, ऊपर रिया चक्रवर्ती का फेस लगाते हैं और कुछ ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं और गाना पीछे बजा देते हैं, वो मनाली ट्रांस। तो स्लीपर सेल्स पहले इन बच्चों को जीरो इन करते हैं कि भाई कौन सा बच्चा दिख रहा है जो इजीली ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो बहुत दिन तक इनको मॉनिटर करते हैं, फिर इनको लाते हैं कैंप में, फिर इनको कॉन्स्टेंट वायलेंस की वीडियो दिखाना शुरू करते हैं एंड दैट इज हाउ दे स्टार्ट टू ब्रेन वॉश। तो एक एंटायर जनरेशन ऑफ मणिपुर इज नाउ ट्रेन्ड इन सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट वेपन्स। छोटे 2 महीनों के बच्चों के सर्वर पे चलाया हुआ है, ऐसा हालत है, बीहेड किया हुआ है लोगों को एक दूसरे की कम्युनिटी में। तो इतनी हेटरेड है वहां पे आज के टाइम पे। कुकी मेथी अभी एक दूसरे की शक्ल देखने नहीं तैयार। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है तनुश्री, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्रैक्टिस करती हैं। ये 19 साल की उम्र से इन्होंने जो अपनी जर्नी शुरू करी है, ये ऐसी ऐसी जगहों पर गई हैं, ऐसी रिमोट जगहें जो कि हम जहाँ की लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और वहाँ के जो इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि एक्चुअली जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें अपने देश के बारे में कितना कम पता है। और ये जहाँ पर रहकर आई हैं वहाँ पे इन्होंने राइट्स देखे हैं, मिलिटेंट्स के साथ इन्होंने इंटरैक्ट करा है, देखा है छोटे छोटे बच्चों को हथियार उठाते हुए, ट्रेन होते हुए। कश्मीर में ये रही हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस की वजह से। तो स्वागत करते हैं तनुश्री का। थैंक यू सो मच गाइस। तनुश्री, सबसे पहले तो ये बताओ कि इंडिया में जर्नलिस्ट की लाइफ इजी है, नहीं है, या अगर आप अगेंस्ट द फ्लो बहते हो, कुछ ऐसा बोलना चाहते हो जो कि सच है, तो क्या आपके पास सच में उतना फ्रीडम है सच बताने का, दिखाने का? एकदम भी नहीं। इंडिया मतलब एक ऐसी जगह आज के टाइम पे जहाँ ऑनेस्ट जर्नलिस्ट के लिए सबसे वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज है एक्चुअली। प्रेस फ्रीडम एक बहुत बड़ा मजाक है इंडिया में। ऑल्सो आई थिंक आई शुड लाइक टू स्टार्ट विद लिटिल बिट रोस्टिंग यू गाइज, क्योंकि जब आप लोगों का मैंने पहला पॉडकास्ट देखा था, वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट जो मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा, आप लोग कुछ तो भूत प्रेत के बारे में कर रहे थे, मैं अभी इनको बता भी रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या बातें करते रहते हैं, क्योंकि ये सब बातें करते रहते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से लोग सीरियस बारे में बात नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को बुलाएंगे, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अपने शो पे बुलाएंगे। सो रियली थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, आप लोग ये कट मत करिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, हम सब मुद्दों पे बात करते हैं। आपकी नजर में वो इसलिए आया क्योंकि वो पॉपुलर है, वो मोस्ट व्यूड वीडियो, मोस्टली व्यूड हमारे हॉरर वाले ही होते हैं। बट हम लोग वैरायटी ऑफ टॉपिक से बात करते हैं। अगर आप और भी पॉडकास्ट जाके हमारे देखेंगे ना, तो जितना आप हॉरर देख के शॉक हो गए हो, आप और ज्यादा शॉक हो जाओगे। अगर आपने और वैरायटीज देख ली आई एम श्योर, तो जाके जरूर चेकआउट करना। क्योंकि हमने ऐसे लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करे जो जीबी रोड जैसी जगहों से लोगों को रेस्क्यू करते हैं, आर्मी वाले लोग हो गए, जर्नलिस्ट्स हो गए, तो हमें बहुत मज़ा आता है। बट अल्टीमेटली हमारा काम है प्लेटफॉर्म बनना, जनता को जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसमें ज़्यादा व्यूज़ है। तो जब आप रियल हिट सर्च करोगे तो वो वीडियोस पहले आ जाती हैं। 100%। नहीं, आप लोग मुझे भी रोस्ट कर सकते हैं, मतलब बिकॉज हम लोग को बस, आप पर किस बात पे रोस्ट करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आई थिंक इस बात पे रोस्ट हो सकते हैं, वी आर वेरी पुअर, हम लोग बहुत गरीब हैं, बिकॉज कोई पैसा नहीं है इंडिपेंडेंट और जर्नलिज्म आप लोगों पे तो केस भी चल रहे हैं, बहुत केसेस चल रहे हैं, मतलब बहुत केसेस चल रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, किस चीज के केसेस है वैसे? मैंने एक स्टोरी ब्रेक करी थी 2020 में। हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक दलित लड़की, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जो कि कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया, कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट इट। और फिर वहाँ पे पुलिस ने उनकी बॉडी को फोर्सफुली क्रिमेट किया था, ज़बरदस्ती उसको जला दिया था रात में, फैमिली के अगेंस्ट जाके। मैं तब इंडिया में काम करती थी और मैं थी रात को वहाँ पे। तो डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स, मतलब पुलिस ने कैमरा बंद करने को बोला, सब किया, तो मैं वहाँ पे रात को थी और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे नहीं पता था जब मुझे वहाँ भेजा गया था कि आज ये होने वाला है रात को, कि जलाएंगे बॉडी इस तरीके से। तो मतलब वो तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। बुलगड़ी नाम की वो जगह थी, बहुत ही छोटी सी विलेज है, जहाँ पे एक दलित फैमिली है, सराउंडेड बाय ऑल सो कॉल्ड हाई का, व्हाट डू यू कॉल इट, ऊंचे जाति के जो लोग हैं, ठाकुर फैमिली से डोमिनेटेड है विलेज। और हमें ऐसा लगता है बाहर रह के, मैं खुद भी पांडे हूँ, मुझे पता है, मुझे लगता है कि नहीं मैं प्रिविलेज नहीं हूँ, बट आई एम हाईली प्रिविलेज्ड। बट वहाँ पे जो हुआ था उस वक्त पे, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक तो किसी को बाहर मेनलैंड इंडिया में किसी न्यूज़ चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को, ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसा एक लड़की के साथ हुआ है।
क्योंकि तब कंट्री पागल हो रखी थी विद वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन स्टोरीज एवर सोल्ड टू द इंडियन पब्लिक व्हिच वाज द सुशांत सिंह राजपूत केस। उसी वक्त पे सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस चल रहा था, जो सबसे बड़ी कॉन स्टोरी थी, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी थी। न्यूज़ चैनल्स बहुत पैसा कमा रहे थे एक लड़की को स्केपगोट बना के, और मतलब जनता पागल हो गई थी, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोविड चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं है। एक फीड करने को उनको स्टोरी दे दिया, एक लड़की को स्केपगोट बना दिया कि भाई लड़की ने लड़के का दिमाग खराब कर दिया। मीडिया को पहले से पता था कि ये स्टोरी कुक्ड है। 100%। आई वॉज देयर ऑन डे 1। मैं वहाँ पे डे 1 पे थी, जब लिटरली विद इन 1 hour ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डाइंग फॉर वॉट एवर रीजन्स, मैं 1 घंटे में वहाँ पे थी, क्योंकि मैं उस वक्त पे बॉम्बे में थी, मैं कोविड कवर कर रही थी, हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे थे, मतलब इससे ख़राब सीन्स हमने देखे नहीं होंगे अपनी पूरी लाइफ में। तो मुझे कॉल आया एडिटर का कि भाई ऐसे सुशांत सिंह राजपूत को घर में उसका बॉडी मिला है। तो मुझे ना, मैं वो नहीं कर पाई कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। मैंने कहा ओ ये एक्टर। ही वाज लाइक हाँ। तो मैं पहुँची, तो जो हुआ वी सॉ द बॉडी, मतलब वैसे जाने नहीं देते हैं, बट लाइक ऑफ कैम हम लोग गए। तो अब ना हम लोग की डीब्रीफिंग्स भी होती है, सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, सीबीआई वहाँ पे अभी ऑफिशियली केस नहीं दिया गया था, बट सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होती है, और ये लोग बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं। तो हम लोग ऑफ कैमरा जब बात करते हैं ना, तो हमने बात किया जनरली, तो उन्होंने बोला कि मैम देख के ही लग रहा है सुसाइड का केस है। हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेट होंगे। तो हमने भी वही बात रखी कि प्राइमा फेसी लगता है इट्स अ डाइंग बाय सुसाइड। हैविंग सेड दैट ऑल एंगल्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड। पर विद इन 1 week हम लोगों ने, मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है, मैं मतलब कहूँगी तो और केसेस हो जाएंगे, बट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है न्यूज़ मैन्युफैक्चर करते हुए न्यूज़ चैनल्स को। सम ऑफ द टॉप मोस्ट न्यूज़ चैनल्स ऑफ द कंट्री, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल, एक्चुअली these are not even entertainment business. These people have blood on their hands. मतलब इन्होंने एक चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको मैन्युफैक्चर किया। तो मतलब ये लिटरली हुआ था 24 घंटे में एक कमरे में, दैट सम पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट सैट, सम पीपल ऑफ द टॉप ओनर्स ऑफ द न्यूज़ चैनल सैट। दे सेड भाई कैसे अब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि कोविड से तो हमसे संभल नहीं रहा, डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा एक आइडिया है, एक लड़की है, गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो ये तो अच्छी स्टोरी है। लड़का कहाँ का है, रहता बॉम्बे में है, बॉम्बे में ऑपोजिशन है, महाराष्ट्र में ऑपोजिशन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन था। लड़का है कहाँ का, बिहार में, वो बिहार में भी ऑपोजिशन है। चलो एक तीर से 2 निशाने। और सबसे अच्छी जो बात, जो कि एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन 2020 दैट एंड वी प्रूव देम राइट, कि उन्होंने बोला कि अभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक लड़की को स्केपगोट बना सकते हैं, कि एक लड़की ने एक लड़के का दिमाग खराब कर दिया, उसे दे दिया, उसे मार दिया, क्या कोई इसको बिलीव करेगा? और पूरी कंट्री ने बिलीव किया। ये मतलब उस वक्त पे मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़की रिया चक्रवर्ती वो बच के निकली कैसे, क्योंकि पूरा देश पैंडेमिक के समय पे उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ। ये हुआ था, ये दिख रहा था कि न्यूज़ चैनल में उसको गाली पड़ रही थी। हर बेडरूम का, हर डाइनिंग टेबल का ये कॉन्वर्सेशन था कि लड़की कितनी चंट है, ये लड़कियां होती हैं ऐसी हैं। तो एक लड़की की लाइफ खराब कर दी उन्होंने, only and purely because of political motives. Quote me on this. This has happened. We have seen it from our own eyes. न्यूज़ चैनल्स वर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। और बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था, एक बार हम लोग की ना सुबह मीटिंग होती है कि क्या स्टोरी हमको पिच करना है। तो मैं तो डिसइंटरेस्टेड हो गई थी इस केस में, जैसे ही मुझे लगा था कि भाई, क्योंकि मुझे ना लगा था इनिशियली कि लोग चलो इंडिया में पहली बार मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, कि ज़रूरी नहीं अगर किसी के पास करोड़ों के रुपए हैं, एक्टर्स की मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, कोई वीक मोमेंट में डिसीजन ले सकता है। बट एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेंटल हेल्थ द टॉपिक। बट इन्होंने इतना ख़राब उसकी दुर्दशा कर दी उस टॉपिक की। सो वंस इट हैपेंड दैट वी वर डिस्कसिंग द स्टोरीज सुबह को, और एडिटर्स थे हमारे सारे, हम लोग थे। तो मैंने बोला कि मेरे पास स्टोरी है कोविड के लिए। तो बोले कि अभी रुको, किसी को सुशांत पे कुछ पिच करना है वो पहले करो। मैंने कहा ओके ठीक है, ये ठीक था, मैं चुप हो गई। तो हमारे एक एडिटर थे, एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला हमको पिच करनी है एक बहुत बढ़िया स्टोरी। तो मुझे लगा चलो कुछ बोलेगा बंदा। कह रहा है हमको कल ही पता चला है कि रिया चक्रवर्ती बंगाली है। मैंने कहा सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात बोल दी। कह रहे नहीं ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि बंगाली लोग तो काला जादू करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ना हम एक ग्राफिक बनाते हैं, उसमें सुशांत का फेस लगाते हैं, ऊपर रिया चक्रवर्ती का फेस लगाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं और गाना पीछे बजा देते हैं, वो मनाली ट्रांस। तो ना मैं हंसने लग गई, मुझे लगा यार इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। शाम में मैं कोविड पे लाइव दे रही थी, तो मेरे को, हम लोग ना कनेक्टेड होते हैं रन डाउन से,
तो टॉक बैक पे मुझे बोला कि आपका लाइव ड्रॉप कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई और इंपॉर्टेंट स्टोरी पे जाना है। तो जितनी देर में मैं पूछती क्या है, और मैं टीवी देख नहीं सकती क्योंकि मैं तो फील्ड पे थी, मेरे को ना सुनाई दे रहा है मनाली ट्रांस बज रहा है। ओह शिट, ऑलरेडी एयर हो चुका। मेरी मम्मी ने मुझे भेजा वो फोटो खींच के, तो जो ग्राफिक पे मैं हंस रही थी कि ऐसा थोड़ी ना मजाक करेंगे, वो प्राइम टाइम की ग्राफिक थी और की। तो ये हालतें हैं। हम वहां से डेविएट हो गए कि आप पे कौन से केस लगे और कब। हाँ, तो यही कंट्री इसमें उलझी हुई थी बहुत। तो तब मैंने बोला कि भाई मुझसे कवर नहीं हो पाएगा सुशांत। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम किसी और को भेज देंगे, तो आप कृपया कर वापस आ जाएं। तो मैं दिल्ली वापस आ गई। तो मैं जैसे ही वापस आई, मुझको एक रात को, अगले दिन एक्चुअली मुझे एक कॉल आई, अननोन नंबर से कॉल आया। तो वो लड़का रो रहा था, मुझे नहीं पता था कौन था। तो मैम आपका नंबर कहीं से मिला है, मेरी बहन का हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, कोई कवर नहीं कर रहा है, जो जिन्होंने किया है वो अपने टेरेस पे खड़े होके हम लोग को रोज़ धमकाते हैं कि अभी तो एक लड़की के साथ किया, अभी तुम्हारे घर की सारी लड़कियों को उठाएंगे और ये करेंगे, हम लोग दलित हैं, वो लोग ठाकुर हैं, हम लोग उन्हीं से फैमिली से सराउंडेड है, तो आप प्लीज़ कुछ करो। तो मैंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या बोलना है। तो मैंने इमीडिएटली अपने एडिटर को कॉल किया, राजदीप सरदेसाई मेरे एडिटर थे। मैंने कहा सर ये क्यों नहीं ले रहे हम? सर ने बोला कल फर्स्ट स्टोरी करेंगे हम लोग। अगले दिन फिर लड़की को सफदरजंग शिफ्ट कर दिया था, तब सब जाने लग गए, सबको पता चलने लग गया। मैं पहुंच गई हॉस्पिटल, लड़की ने उसी दिन शी डाइड। एंड देन माय चैनल आस्क्ड मी टू गो टू हाथरस, कि आप जाओ, आप बॉडी को फॉलो करो। और मैं बॉडी को नॉर्मली फॉलो कर रही थी। तो मेरा लाइव था 9 बजे रात को, और यूजुअली हम लोग ना 9 बजे का लाइव करने के बाद चले जाते हैं अपने होटल। मैं चली गई थी अपने होटल, सब नॉर्मल ख़त्म हो गया था, बॉडी वापस आई नहीं थी अब तक। घर वाले प्रिपेयर कर रहे थे कि बॉडी आएगी और ये सब होगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ। इट समटाइम्स ना, एक्चुअली आफ्टर दिस स्टोरी, मैंने इससे पहले ना कभी किस्मत में इतना माना नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई वेंट, मैंने बोला कि मैं वापस गांव में जा रही हूँ। तो मेरे जो कैमरा पर्सन थे वो मुसलमान थे, तो उन्होंने बोला भाई क्या है यार, क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा चलो, आप चलोगे नहीं तो मैं अकेले चली जाऊँगी। फिर हम गए, तब तक बहुत पुलिस बंदोबस्त थी। तो उन्होंने बोला गाड़ी तो नहीं जाएगी अंदर। मैंने कहा सर ऐसे तो रोक नहीं सकते हो आप। तो उन्होंने बोला चल के जाओ। तो फिर हमने किसी लोकल को बुलाया, बाइक पे बैठ के गए, और वो मेरा फर्स्ट ट्वीट था विच वेंट वायरल, विच आई ट्वीटेड कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तब वो बॉडी भी अंदर आनी शुरू हुई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ बॉडी को लोग लाना शुरू किए। तो हमें लगा कि बॉडी घर पे रुकेगी, बट वो इमीडिएटली क्रिमेशन ग्राउंड में जाने लग गए। और फिर उनकी जो माँ थी, उनकी जो भाभी थी, मासी थी, वो लोग लेट गए एम्बुलेंस के आगे कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो यार, हमारी घर की बेटी है, हमको उसको एक बार तो देखने दो, आप बचा तो पाए नहीं, लेट अस जस्ट सी हर फेस। एंड पुलिस ने नहीं देखने दिया, बिल्कुल ज़बरदस्ती किया, क्योंकि उन पर भी प्रेशर होता है। बट चाहे कितना भी प्रेशर हो लॉ एंड ऑर्डर का, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप फैमिली से बॉडी छीन के नहीं जला सकते, और रात को तो हिंदू रिचुअल्स में वैसे भी नहीं क्रिमेट नहीं करते हैं। बट फिर उन्होंने बंद किया फैमिली को अंदर, और बस मतलब उन्होंने क्रिमेट कर दिया। और एक्चुअली एंड दैट क्लिप वेंट वायरल एंड राहुल गांधी ट्वीटेड इट, एंड ऑब्वियसली इट वाज a lot of people told me that you know this is great journalism, बट मेरे ख्याल से ना मैं जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कर नहीं रही थी। मैं मतलब एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट कर रही थी जो इतनी गुस्से में थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मतलब सोचो मेरी मम्मी कहाँ जाती यार, कितने लोग के आगे हाथ पैर जोड़ती, करती क्या वो। तो मैं इतनी गुस्से में थी, सो आई केप्ट आस्किंग द पुलिस ऑफिसर कि सर क्या जला रहे हो, क्या जला रहे हो। उसने बोला आप डीएम से पूछ लो। मैं बोल रही हूँ क्या जला रहे हो, आप डीएम से पूछ लो। बट हमारे सामने ऐसे हुआ है कि उसकी बॉडी फोर्सफुली यूपी पुलिस ने निकाल के बिना पुलिस फैमिली के परमिशन के जला दी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पे केस लग गया। हाँ, तो क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, चैनल में उस वक्त पे रात को कोई जगह नहीं था, क्योंकि यही प्रोटोकॉल होता है, कोई टेररिस्ट अटैक या कोई डेवलपिंग स्टोरी नहीं होती तो बुलेटिन रोल्स नहीं होते, लाइव रोल नहीं होता। तो शायद सब सो भी गए होंगे, 2-3 बजे की बात थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ट्विटर वॉजंट अ रेज बैक देन, मेरे भी शायद 5-6 हज़ार फॉलोअर होंगे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि भाई देखो ये हो रहा है कि अगर बाई चांस मुझे कोई रात को काट के फेंक दे, एटलीस्ट इट शुड गो आउट कि भाई ये हुआ है यूपी के इस जगह पे। बाय मॉर्निंग द ट्वीट हैड आई थिंक सम 40,000 some views or something. राहुल गांधी ट्वीटेड इट, तब तो फिर देन एवरीबडी टुक नोट ऑफ इट। तो उसकी वजह से सम रैंडम बीजेपी एमएलए पुट सम केस अगेंस्ट मी कि भाई मैंने इंसाइट किया वायलेंस की, कुछ तो इंसाइट मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं पांडे हूँ तो इसलिए उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं करवाया, बिकॉज बहुत बैकलैश हो जाता। देयर वाज अ जर्नलिस्ट कॉल सिद्दीकी कप्पन, वो मुसलमान था, वो पहुंचा भी नहीं था हाथरस तक, और वो 3 साल जेल में था। तो आई एम 100% श्योर कि क्योंकि मैं एकदम व्हाटएवर इन देयर लैंग्वेज उच्च कोटि ब्राह्मण लड़की हूँ, तो मुझे वो नहीं करते। मैं मुसलमान होती या कहीं और किसी कास्ट की होती तो पक्का अंदर डलवाते। So yes, I still have that case. I still file it. I'm one of the main prime witnesses in the बट वो ऐसे खारिज क्यों नहीं हो रहा है?
द केस अगेंस्ट मी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि उस केस में ना इन्होंने चार्जशीट भी नहीं करी है, इन्होंने रखा हुआ है परेशान करने के लिए कि जब ये लड़की ज़्यादा उछलेगी तो दिखा देंगे कि भाई चुप करके बैठो। तो चार्जशीट नहीं करते हैं ये लोग ऐसे केसेस को, क्योंकि उनको भी पता है कोर्ट में कोई स्टैंड ही नहीं करेगा ना, कोर्ट विल आस्क फॉर एविडेंस। दिस इज प्योरली फॉर हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट्स। ओके। अच्छा तनुश्री, आपके ना थोड़े एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। आपने बहुत ही, आपकी लाइफ बहुत ही अलग रही है। आपने कश्मीर में जो टाइम स्पेंड करा है सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के साथ, वो मैं जानना चाहता हूँ उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका किस तरीके से उनको माइंड वॉश किया जाता है, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में एंड अप क्यों करते हैं अपने आप को। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी उनसे क्या बात हुई और कैसा सब कुछ रहा था। कश्मीर ना एक मतलब कश्मीर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मतलब अगर 3 मेन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं हमारी कंट्री के, छत्तीसगढ़ जहाँ से मैंने शुरू किया था, कश्मीर मैंने बहुत लेट अपनी लाइफ में कवर किया, एंड देन मणिपुर हैपेंड। और एक तो कश्मीर में बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग, मतलब हम लोग ना जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो रियल जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोग बहुत रेस्ट्रेंट बरकरार करते हैं, क्योंकि कश्मीर इतनी कॉम्प्लेक्स मामला है ना, तो हम लोग वी डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आई हैव मेट सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हु आर नाउ वेरी मच इन द सोसाइटी। वो लोग नॉर्मली सोसाइटी के पार्ट हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत लोग एक्सेप्टेबल सोसाइटी में लोग। एब्सोल्युटली, दे ड्रॉप देयर वेपन्स। वो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं। बहुत पहले के 90s जब पीक किया था, पीक मिलिटेंसी, पीक इंसर्जेंसी जब कश्मीर में थी, तब के मिलिटेंट्स हैं। दे ड्रॉप देयर वेपन्स, मैनी ऑफ देम एक्चुअली वर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, जॉइंट पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो एक तो ना मुझे भी जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मेरा भी पहले यही क्वेश्चन होता था कि सर करते क्यों थे, मतलब क्या मसला है। मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि उनको खुद को भी पता है ये आंसर। ऑब्वियसली वो कोई जैज़ देने के लिए बोल देंगे कि नहीं मुसलमानों के साथ इतना बुरा होता है, हम लोगों के जिहाद में ये बताया जाता है, बट इट्स ऑल अ शैम। आप किसी भी इनोसेंट आदमी को अगर मार रहे हैं, किसी भी इनोसेंट को मार रहे हैं, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई जात का हो, कोई रिलीजन का हो, वो आउट राइट गलत है, आउट राइट करेक्ट टेररिज्म है। एनी काइंड इज टेररिज्म, राइट। तो मुझे तो ये क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं समझ आता दैट दे वुड हैव सम आइडियोलॉजी। Whatever ideology is this is wrong, outrightly wrong. But Kashmir ka radicalization is very different. Kashmir is completely Islamic radicalization, and there are local militants also. आपका पर्पस क्या था? सॉरी मैं आपको कट Sorry, कर no, रहा no, हूँ। please go आपका ahead. पर्पस क्या था वहाँ विजिट करने का? आप क्यों मैं एक स्टोरी कर रही थी। So हम लोग का क्या होता है ना, we have a huge range and network of sources and assets on the ground. हम लोग बहुत बार बहुत लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है उसी वक्त उन पे कोई स्टोरी करना है, बट हम लोग इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो वैसे मैं वहाँ पे थी कश्मीर में बिकॉज उस टाइम पे कश्मीरी हिंदूज़ को मारा गया था। दिट वाज अ रीसेंट किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज़, कश्मीरी पंडित्स एंड सम हिंदूज़ इन द वैली। तो मैं उसको कवर कर रही थी। दिस वॉज फॉर द प्रिंट। मैं तब प्रिंट में काम करती थी, बट मैं सरेंडर्ड मिलिटेंट्स को भी इसलिए मिल रही थी क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोर्सेज। तो और बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं एक्चुअली उनके घर से निकल रही थी और कुछ IB ऑफिसर्स उनके घर में एंटर कर रहे थे, शायद उनको पिक भी किया हो फॉर क्वेश्चनिंग व्हाटएवर, बट यही है। और इस वक्त पे आफ्टर दे हैव सरेंडर्ड वेपन, अब वो खुद भी मानते हैं कि नहीं यार गलत था, हम लोगों ने गलत किया था, हम लोग कम्प्लीटली ब्रेन वॉश थे, हम लोग कम्प्लीटली रेडिकलाइज थे, नहीं करना चाहिए था, बट जब किया तो है ना। पर जैसे आपकी बात हुई, इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने कुछ बताया कि हाउ डू दे ऑपरेट या कैसे वो उनका चैनल वर्क करता है? यस, सो बेसिकली हाउ दे ऑपरेट इज दिस पीपल आर फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज लाइक यू एंड आई। बहुत नॉर्मल फैमिलीज के होते हैं। दे आर पिक्ड अप बाय स्लीपर सेल्स ऑफ मोस्टली LET, विच इज़ द मोस्ट एक्टिव टेरर ग्रुप इन कश्मीर। उनकी प्रॉक्सी है अब तो, आफ्टर एब्रोगेशन उनकी प्रॉक्सी है जिन्होंने इस रिसेंट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, विच इज़ कॉल्ड द TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ओके। तो उन जो स्लीपर सेल्स हैं, कमांडर जो एरिया कमांडर होता है ना ऐसे मिलिटेंट जोन का, उनको सब मिलिटेंट ग्रुप्स का, उनको सबका एक्सेस नहीं होता। लाइक वो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं, वो सबको नहीं मिलेंगे। तो स्लीपर सेल्स पहले इन बच्चों को ज़ीरो इन करते हैं कि भाई कौन सा बच्चा दिख रहा है जो इजीली ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो बहुत दिन तक इनको मॉनिटर करते हैं, इनका लोकेशन देख रहे होते हैं, इनके रास्ते वास्ते देख रहे होते हैं। फिर धीरे 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 करके इनसे बात करना शुरू करते हैं, फिर इनको लाते हैं कैंप में, फिर इनको कॉन्स्टेंट वायलेंस की वीडियो दिखाना शुरू करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट टू ब्रेन वॉश कि देखो इंडिया में आप देख नहीं रहे हो कि मुसलमानों को पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से मारा जा रहा है, विच आई एम सेइंग इज़ नॉट रॉन्ग। मुस्लिम्स इन टुडेज टाइम
100% have been cornered. There is a lot of violence perpetrated by right-wingers, right-wing Hindu extremists. 100%. That's reality. But दोनों side have extremists. Every religion has extremists. Normal जो लोग होते हैं, किसी को violence नहीं चाहिए. जो कमा के खा रहे हैं, किसी को violence नहीं चाहिए. But ये जो militant groups होते हैं, ये ऐसे videos को use करते हैं to brainwash. और क्योंकि ये बच्चे ही at the end of the day छोटे बच्चे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बड़े हुए हैं. आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में बड़ा होना क्या होता है. इन लोगों ने पैदा होने के दिन से आर्मी देखी है. इन्होंने पैदा होने के दिन से देखा है कि भाई इन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आर्मी ने इनको मार दिया कि चलो घर के अंदर चलो, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आर्मी रिटेलिएट करेगी. तो इनका ना एक नफरत वैसे ही रहता है फोर्स के साथ, बेसिक. कितने एंड देयर ऑल ऑब्वियसली कश्मीर में बहुत एक्सेसेस भी हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा. तो ये लोग एक अलग जोन में बड़े हुए हैं. इनका माइंडसेट अलग ही रहता है. उस चीज़ से हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते. बट येस, सो और ज़रूर हर कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन जाता. बट मेनी किड्स दे पिक अप, दे स्टार्ट बाय शोइंग देम वीडियोस, बाय कॉन्स्टेंटली एवरी डे टेलिंग देम कि आप देखो मुसलमान के साथ क्या हो रहा है. तो सिर्फ वीडियोस ही दिखाते हैं, कुछ और भी क्या, मतलब और क्या प्रोसेस होता है इनके ब्रेन वॉश करने में? मोस्टली दे शो देम विजुअल्स ऑफ एक्सट्रीम काइंड ऑफ वायलेंस एंड दिस इज अ मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ एवरीवेयर. मतलब आप चाहे आईसिस ले लीजिए, चाहे आप लश्कर ए तैयबा ले लीजिए, चाहे आप मणिपुर में ले लीजिए. Every person who is being radicalized, every kid or a part of youth or a civilian who is being radicalized or brainwashed, उनको वीडियो से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और कांस्टेंट दिखाता है. जब आपसे बात कर रहे थे तो वो थोड़े से एग्रेसिव थे, उनका नेचर कैसा था? The surrendered militant, absolutely cool. Maybe probably as much more cooler than you guys are. Very swift, very chill. क्योंकि ना इन लोगों ने देख लिया है. They have seen the worst. So they are extremely calm. Actually, that's something I have seen in most of the criminals I have met and most of the militants I have met. That these people are much more cooler and calmer than us. मुझसे तो बहुत काम है. इनकी आवाज़ कभी ऊपर नहीं जाती. ये लोग इतने धीरे बात करते हैं, मतलब मैं तो बहुत तेज़ बात कर रही हूँ एक्चुअली. ये लोग इतने धीरे बात करते हैं कि आप और मैं अगर इस डिस्टेंस पे बैठे हैं तो सिर्फ आपको सुनाई देगा, बिकॉज दे आर ट्रेंड इन दिस. तो वेरी कूल नेचर, वेरी काम, क्योंकि इन लोगों का ऑपरेशंस अलग है. तो ये लोग सजाएं काट के आ रखे होते हैं जब जो हाँ या दिस सरेंडर्ड मिलिटेंट. हाँ जी, वो जेल में था, फिर वो बाहर आया. कितने साल जेल में थे वो, उन्होंने मेरे ख्याल से वो 10 साल तो जेल में थे. And then he was out. So then he was a surrendered militant, and now he's a very quite a popular guy, quite a popular figure in Kashmir. So that's why I can't even take his name. But yeah. So बट इनके मन में जब ये सजा काट के आते हैं और अगर ये टॉर्चर हुए तो इनके मन में वो फिर से गुस्सा नहीं रहता कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कर दिया पकड़ के? कुछ लोग के रहता है, कुछ लोग जिंदगी भरी मलाल रहता है और कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं. अभी भी शायद वो लोग इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, दे रहे हैं. प्रॉब्ली दे आर वेरी मच हैंड इन ग्लव्स विद मिलिटेंट्स, हु नोज. बट एंड आई कांट से इट सर्टनली कि जिससे मैं मिली वो बिल्कुल अब वो हो गया है. बट कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि भाई थैंक गॉड छोड़ तो दिया. जैसे आपने बोला कि जैसे वो उस एरिया में फेमस है, काफ़ी लोग को पता ही है वो कौन है. तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो यूथ है, उनको ग्लैमरस वे में देखता है कि हाँ इज दैट गाय, या फिर उनको किस तरीके से देखते हैं उनको वहाँ के और लोग? मेरा जो कश्मीर का एक्सपीरियंस रहा है ना, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर टू गॉड, it has been beautiful. The people in Kashmir are some of the most hospitable and nicest people I have ever met. They are. आप लोग कश्मीर गए हैं कभी? नहीं. अच्छा, आप लोग कभी कश्मीर नहीं गए? बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत पसंद करते हैं. They are extremely hospitable. They are very nice with Hindus. There is no problem. In fact, they are living in guilt कि भाई हम पे ज़िंदगी भर का एक गिल्ट है. जब हम शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब ये एक्सोडस हुआ था, और हम पूरे मुसलमान कम्युनिटी पे अब गिल्ट है ये कि हमने बचाया नहीं हिंदुओं को एक्सोडस पे. और हमें पता है, हम रोज़ उसके साथ जीते हैं. और पर कोई हमसे नहीं पूछता कि हम लोगों से क्या, हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आज तक क्या हो रहा है. एंड विच इज़ ट्रू. आप कश्मीर में रह लो, आपको कितना भी साल रह लो, यू विल नेवर बी एबल टू एक्चुअली रियलाइज़ कि वहाँ का मुसलमान किस चीज़ से गुजर रहा है. और आप मिलिटेंसी तो छोड़ दीजिए, उनकी सोसाइटल प्रॉब्लम्स कितनी हैं. सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंटल वे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं.
तो हाँ यार, नॉर्मल मुसलमान जो वहाँ का कश्मीर का है ना, वो भी मैसिवली सफ़र कर रहे हैं, मैसिवली सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं उनका मुसलमान नहीं मरता है मिलिटेंसी में, मुसलमान लोग भी मरते हैं मिलिटेंसी में। बट कश्मीर के लोग जो यूथ हैं वहाँ का और जो उनके परिवार के लोग भी हैं, तो उन्हें पता है कि भाई ऐसे मिलिटेंट्स बन जाते हैं उनके बच्चे या जिसको भी वो टारगेट करते हैं, तो उस बारे में उनका क्या टेक है कि वो कुछ मेजर्स लेते हैं ऐसे पर्सनली कि ना फंसे कोई, या हमारे परिवार का हाँ कोई बच्चा ना फंसे इनके हाथों में ना आए? एकदम 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 बिल्कुल। मतलब मैं बहुत फैमिली से मिली हूँ जिन लोग के बच्चे गायब हैं, एवॉल हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ हैं, बच्चे बहुत लोग के मर गए हैं, डेड बॉडीज़ घर पे वापस आई हैं। तो जनरली आप फैमिली से पूछते हो कि यार क्या मतलब आपने क्यों नहीं रोका। उनके हाथ में है ही नहीं, वो लोग फुल कोशिश करते हैं। ये बात एक कश्मीर और मणिपुर में अलग है। मणिपुर इज़ वेरी सेपरेट। मणिपुर में एक्चुअली बहुत फैमिलीज़ बच्चों को बोलती हैं कि भाई उठाओ बंदूक। कश्मीर में ये सिचुएशन नहीं है, बिकॉज दे नो कि क्या होगा यार, क्या मतलब कितनी लाइफ रहेगी। कश्मीर के मिलिटेंट्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन टेररिस्ट हो। महीने भर की इनकी लाइफ नहीं होती, इनको पता है इनको मरना है। तो कोई फैमिली नहीं चाहती, कोई फैमिली नहीं चाहती कि भाई हमारा बच्चा मरे, कुछ हासिल नहीं होना है। तो ये लोग कांस्टेंट कोशिश करते हैं। सोचिए अगर इनका बच्चा इनको घर में हफ्ते भर दिख नहीं रहा, तो ये इमीडिएटली, आई नो फैमिलीज जो इमीडिएटली फौज को इन्फॉर्म कर देती है कि सर ऐसा ऐसा है, देखो आपको बता दिया, आप प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ देख लो, पता नहीं कहाँ है वो बच्चा। बच्चों से बात करते हैं। अब तो ये बहुत होने लग गया है कि ये लोग थेरेपीज़ बहुत स्टार्ट हो गई हैं। पहले काउंसलर्स नहीं थे इसमें कश्मीर में, अब थेरेपी स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। फ़ौज बहुत ये करती है, जो हम तक न्यूज़ बाहर नहीं आती, बट फ़ौज ये बहुत करती है। बच्चों को बिठा के वो लोग पर्सनली बात करते हैं कि हमसे बात करो, कुछ हो रहा है ऐसा, हमें बताओ। यस यस। और ये थेरेपीज कौन करा रहा है कंडक्ट? ये भी आर्मी करा रही है फिर स्कूल्स वगैरह में? यार आर्मी भी बहुत बार कराती है, सरकार बहुत बार कराती है, प्राइवेट देयर आर सो मेनी एनजीओज व्हिच आर वर्किंग विद कश्मीर स्टूडेंट्स। ओके। कि इनका कि ये किसी तरीके से ब्रेन वॉश ना हो जाए, कोई किसी के हाथ में फैमिलीज बहुत ध्यान रखती हैं कि भाई अगर बच्चा गायब है घर से तो कहाँ है, क्यों है। ये बहुत, दिस आई कैन टोटली वाउच फॉर कि कश्मीर में फैमिलीज दे डू नॉट वांट देयर किड्स टू गेट ब्रेन वॉश्ड यार, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना घर का बच्चा मरे। तो दिस इज दैट। आपने बहुत सारे क्रिमिनल से बात करी है जो अपनी सज़ा वगैरह काट के आते हैं। मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहता हूँ कि वो कैसे रहते हैं और आपका उनसे इंटरेक्ट करने का पर्पज़ आफ्टर उनकी सज़ा पूरी हो गई, क्यों आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं और वो कितनी ओपनली अपने क्राइम के बारे में बात करते हैं, और कैसे वो, क्या लगता है आपको वो चेंज हो गए हैं टाइप्स, कैसा रहता है वो इंटरेक्शन? यार एक तो एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे भी नहीं पता हम लोग इनको क्यों कवर करते हैं। यू आर राइट, इनको नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग लाइक दिस पीपल एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, बट हम लोग करते हैं बहुत बार ना। माइंड हंटर देखिए आप लोगों ने, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है माइंड हंटर, ब्रिलियंट सीरीज़ है वो। बेसिकली इट्स अ न्यूयॉर्क पुलिस NYPD की एक डिपार्टमेंट होती है, जो ये लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं, ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, जो क्रिमिनल्स हैं, सबसे हीनस क्राइम किए हुए क्रिमिनल्स हैं, साइकोपैथ्स हैं, इन लोगों के साथ बैठती है, इन लोग का जानने की कोशिश करती है कि इन्होंने क्या साइकी थी कि इन्होंने ये क्राइम कमिट किया। प्रोफाइलिंग करती है उनकी कि घर पे कुछ खराब था, बचपन से कैसे बड़े हो रहे थे, क्या ऐसा हुआ कि इन्होंने 10 लड़कियों को गला काट दिया, क्या हो गया। सो आई थिंक समटाइम्स इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोफाइल क्रिमिनल्स, ताकि पता चले कि कर क्यों रहा है ये आदमी, वेयर इज ही और शी कमिंग फ्रॉम, कि इन्होंने ये क्राइम किया। सो मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स वी मीट क्रिमिनल्स टू प्रोफाइल देम टू अंडरस्टैंड कि क्राइम हुआ क्यों। तो उसके बाद फिर आपका मतलब आपकी साइकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट करती है चीज़ें जब आप ऐसे एक्सट्रीम लोगों से भी मिल लेते हो, एक्सट्रीम सिचुएशंस को भी हैंडल कर लेते हो, आप अपनी सैनिटी के लिए कैसे मैनेज करते हो? हम लोग हैं नहीं सेन, हम लोग कम्प्लीटली पागल है। अभी तो ऐसे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं यहाँ पे इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, बट नहीं दिमाग हम लोग को भी कम्प्लीटली ख़राब है। पहले होता था, इट यूज़ टू रियली इम्पैक्ट अस व्हेन वी यूज़ टू गो बैक होम ना, तो हम घर पे ही लेके जाते थे पूरी टेंशन, दिमाग ख़राब रहता था 24 घंटे, शायद निकल जाता था लोगों पे, आसपास के फैमिली मेम्बर्स पे निकल जाता था। बट देन धीरे धीरे ना वी गॉट डिटैच्ड, हम लोग अब बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इतना डिटैच हो गई हूँ कि मतलब मेरे आसपास 50 डेड बॉडीज़ भी पड़ी होगी तो मैं बैठ के खाना खा सकती हूँ। लाइक यू नो देयर इज अ डायलॉग, वो रेस 2 में एक डायलॉग है ना, अनिल कपूर गन्ना खा रहा होता है एक डेड बॉडी के साथ, बोलते सर आप गन्ना कैसे खा रहे हो? ये बोले डेड बॉडी उठ के गन्ना थोड़ी ना खा लेगी भाई मेरा। तो वो हालत हो गई है कि वी आर एब्सोल्युटली डिटैच्ड। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। येस, इफ़ इट्स अ क्राइम रिलेटेड टू वुमेन
आई एम पर्सनली एक्सट्रीमली इमोशनल, मतलब वो रहता है मेरे साथ फिर, और वो रहता ही है. बट वी डू थिंग्स टू कीप आवर सैनिटी अलाइव. वी ऑल्सो हैव अ लाइफ. सो अच्छा, बीच में आपने मणिपुर के बारे में बहुत ज़्यादा बोला, वहाँ पे भी आप गए हो और वहाँ के बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है. तो अभी करंटली वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, थोड़ा आप बताओ उसके बारे में. करंटली एज ऑफ 25 अप्रैल 2025, मतलब इससे डिवाइडेड और कोई स्टेट है नहीं हमारी कंट्री में. मुझे आइडिया नहीं है कि लोगों को ये कैसे नहीं पता कि इट इज़ द ओनली स्टेट इन टुडेज इंडिया विच इज़, एंड व्हेन आई से डिवाइडेड, मतलब आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स 4 पोस्ट से स्टेट को डिवाइड किया हुआ है. मतलब स्टेट ऐसी डिवाइडेड है बिटवीन 2 जोन्स, एक वैली, एक हिल. वैली इज़ डोमिनेटेड बाय द मेइती कम्युनिटी एंड हिल्स इज़ डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी कुकीज़ो, बट उनके और भी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं. इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं. ऐसी डिवाइडेड है वो स्टेट कि एक जूता पॉलिश करने वाला से लेके, एक फार्मर से लेके, एक मिनिस्टर तक उस कम्युनिटी का दूसरे जगह पे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता. देयर इज नो स्कोप दैट दैट पर्सन विल कम बैक अलाइव. इस तरीके से डिवाइडेड है कि आप कदम नहीं रख सकते हो. अगर आप मेती और मैं कुकी हूँ, आप कदम नहीं रख सकते हो मेरे इलाके में, मैं आपके इलाके में कदम नहीं रख सकती हूँ. और अब आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल लगा 1 महीने पहले, FMR हो गई है, विच इज़ द फ्री मूवमेंट रेजिम. सरकार ने बोल दिया है, सरकार बहुत कुछ बोल देती है, ऑन पेपर है ये FMR. वहाँ के कम्युनिटीज़ अभी तक इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक जा ही नहीं सकते हैं. और इट इज़ बिज़ार. जब गुजरात में भी राइट्स हुई थी, 2-3 दिन राइट्स चली, उसके बाद आर्मी ने फ्लैग मार्च निकाला, कोई मास डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई. मणिपुर में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 3 मई को शुरू हुआ, 4 मई को हुआ, 5 मई को हुआ. उसके बाद मास डिस्प्लेसमेंट हो गई. जो मेतीस थे वो हिल्स में भी रहते थे, जो कुकीज़ थे वो वैली में भी रहते थे, इम्फाल में भी रहते थे. कुकीज़ सारे इधर आ गए, चुराचांदपुर रिट्रीट कर गए, या तो कांगपुक्टी विच इज़ द 2 मेन हिल डोमिनेटेड एरियाज, और मेती सारे के सारे वैली में आ गए. तो ये जो मास डिस्प्लेसमेंट होने दिया ना, दैट वॉज रॉन्ग. और ऑब्वियसली मतलब आर्मी ऑफिसर्स, जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर असम राइफल ऑफिसर्स हैं, जो थे उस वक्त ग्राउंड पे, वो हमको तो बताते ही हैं ना कि अगर हमको फ्री हैंड होती यार, तो एटलीस्ट ये मास डिस्प्लेसमेंट रुकवा देना चाहिए था. हो सकता है थोड़े और लोग मरते, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, विच इज़ नाउ बिकम परमानेंट, जो सरकार से अब संभल नहीं रहा है. मतलब उनसे हो ही नहीं रहा है कि लोगों को वापस कैसे भेजे. इट इज़ दी ओनली स्टेट इन आवर कंट्री इन टूडेज टाइम विच हैज़ more than 250 relief camps, which is more than 65,000 people who are living in these relief camps in conditions you guys will not believe. मतलब क्या हालत है? हालत मतलब मैं आपको क्या बोलूँ क्या हालत है कि वॉशरूम्स नहीं है एक्चुअली औरतों के पास में, टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे, और दुकानों को, मतलब नॉर्मल जो दुकानें होती है ना, प्लेटफॉर्म, उसको रिलीफ कैंप बनाया हुआ है. मतलब बहुत रिलीफ कैंप्स ऐसे हैं कि प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं लोग. खाने के लिए कुछ नहीं है. चावल और दाल पहले मुफ्त का मिलता था, अब वो भी बंद हो गया है. पैसे 40 रुपये इनको सरकार देती है दिन का, वो भी रोज़ का नहीं मिलता, कभी मिलता होगा. मतलब ये हालत है. और ये ऐसा नहीं कि इसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ है, 2 साल हो जाएगा 3 मई को. कुछ 1 और हफ्ते में 2 साल हो जाएगा. सो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पे चीज़ें ऐसी डिवाइडेड है. अभी ना एक जज का एक टीम ऑफ जजेस विजिटेड मणिपुर. तो जो मेती जज थे उनको भी अलाउ नहीं किया कुकी एरिया में जाने के लिए. मिनिस्टर्स भी नहीं जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं जा सकते हैं. इम्फाल से जो चॉपर उड़ती है वो लोग चॉपर में भी नहीं बैठते हैं कि भाई हम लोग लैंड कर ही नहीं सकते हैं. तो आप सोचो इस तरीके का डिवाइडेड और कोई स्टेट नहीं है. अनऑफिशियली पेपर पे कुछ नहीं, ऑब्वियसली अनऑफिशियली उन्होंने डिवाइड कर दिया. और इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन. मतलब इन्होंने खुद की फ्रंट लाइन्स बना ली. अच्छा. इन्होंने खुद की फ्रंट लाइन्स बना ली, बॉर्डर बना ली, जहाँ पे ये लोग आपस में विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो कि आर्मी के पास नहीं होती, लाइक M4s, M16s, दीज आर अमेरिकन वेपन्स, उससे लड़े थे. या एंड समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट मणिपुर इज दैट देयर वर पीपल who were married, a Kuki man married to a Meiti wife, or a Meiti man married to a Kuki person, and there were people who were dating across communities. तो मैं एक ऐसे couple से मिली. So the girl was a Kuki and the boy was a Meiti. और क्योंकि वो स्टेट के बाहर भी नहीं जा पाए, वो इतने वेल ऑफ नहीं थे,
And there was a point that, and these guys were really in love, they were dating, they were boyfriend girlfriend. After the conflict started, they became village volunteer. Village volunteer एक term थी जो उन civilians को दी गई थी जो voluntarily वेपन उठा के अब अपनी अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो एक समय ऐसा था कि ये लड़की अपनी फ्रंट लाइन पे थी और वो लड़का अपनी मेथी फ्रंट लाइन पे था, एंड दे वर एक्चुअली पॉइंटिंग एट ईच अदर विद AK-47s. सो दिस इज रियल. मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट बात कर नहीं दे रही है. बट वेपन्स कैसे आ रहे हैं लोगों के पास? वेरी इंटरेस्टिंग. तो वेपन सबसे पहले तो जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, कम से कम 6,000 वेपन पुलिस आर्मरी से और जो फौज की नहीं, जो IRB की जो आर्मरी होती है वहाँ से लूटी गई. कम से कम 6,000 वेपन्स. और जब मैं बोल रही हूँ 6,000 वेपन, क्योंकि ये यूपी पुलिस या ये नॉर्मल कोई पुलिस नहीं है, वो मणिपुर है, वहाँ पे AFSPA लगा हुआ है. तो वहाँ की जो कमांडोज हैं उनकी जो बेसिकली उनका जो स्टॉक ऑफ आर्म्स होती है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उनके पास. मोटर बॉम्ब्स होती है उनके पास इंसास तो बहुत नॉर्मल है, AKs नॉर्मल है, इससे भी अच्छी LMGs होती है, इनफैक्ट लाइट मशीन गन्स. तो 6,000 वेपन लूटा गया, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला. पर लूटना उसको बोलते हैं, अगर सोचिए मैं आपसे कुछ लूटूंगी तो आप रेजिस्ट करेंगे. करेक्ट. दिस वाज एक्चुअली गिफ्टेड. दीज वेपन्स वर एक्चुअली गिवन टू पीपल कि जाओ राइट्स करो, जाओ जो करना है करो. और आर्म्ड मिलिशिया है एक आरमबाई तेंगोल बोल के. दिस इज अ मेथी आर्म्ड मिलिशिया. दिस वॉज एक्चुअली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह. उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि उनका ऑलमोस्ट पर्सनल आर्मी काइंड ऑफ थिंग है. तो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना मणिपुर के, उनकी फिर भी कुछ आइडियोलॉजी है. ये जो लोग हैं, ये आर्म्ड मिलिशिया हैं, ये एक्चुअली ऐसे लड़के हैं जो थार में घूमते हैं, बंदूकें इनको मिली हुई हैं, इनके दिमाग में कुछ नहीं है. ये दे रियली लुक डाउन अपॉन वुमेन, दे हैव नो आइडियोलॉजी व्हाटसोएवर. और इन्होंने जिस तरीके के क्राइम्स किए हैं इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दैट वॉज क्रेजी. तो आधा वेपन यहाँ से मिला. हिल्स में भी वेपन लूटे गए. यहाँ के वेपन अभी भी 50% भी वापस नहीं आया, इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल. तो मतलब मैं तो अभी रिसेंटली मैंने टोल निकाला है, तो मतलब 3500 4,000 तो वेपन अभी भी है लोगों के पास. अच्छा, ये तो सिर्फ हो गया लूटेड वेपन, जो ऑफिशियल काउंट है हमारे पास. जो स्मगल हो रहा है म्यांमार से, और ऐसा कुछ है नहीं जो, बिकॉज म्यांमार, थाईलैंड, ये जो पूरा गोल्डन ट्रायंगल है, ऐसा कुछ नहीं है जो मणिपुर में स्मगल होता नहीं है और मणिपुर से बाहर नहीं जाता. एनी काइंड ऑफ ड्रग, बंदूकें, गाड़ियाँ. मतलब दीमापुर एक जगह है, वहाँ के लोकल्स के पास पैसे कैसे आ रहे हैं? लोकल्स नहीं है. सो यार ये मतलब दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. इंसर्जेंट ग्रुप्स से पैसे आ रहे हैं. इंसर्जेंट ग्रुप्स को कहाँ से पैसे आ रहे हैं? ये जो पूरा जो ड्रग बिजनेस चल रहा है ना, ये जो पूरी ड्रग स्मगलिंग चल रही है, कहने को तो पूरा ये नैरेटिव है कि कुकी नार्को टेररिस्ट, कुकी लोग पूरा कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जो फार्मर उगाता है पॉपी ना, अच्छा पॉपी जो है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मणिपुर पॉपी प्लांट होती है पॉपी, और उसका हेरोइन बनता है. तो और मणिपुर एक एपिसेंटर है इसके. हाँ, क्योंकि मणिपुर में हिल्स है. अब पॉपी क्यों हिल्स में ही उग सकती है? क्योंकि जो प्लांट है ना, वो मॉइस्चर, उसमें से सारा मॉइस्चर निकलना होता है. तो वो प्लेन में आप उगा ही नहीं सकते हो हेरोइन, आपको स्लांट में उगानी पड़ेगी ताकि पूरा वाटर नीचे को तरफ आए. वो उगती हिल्स में है, इसलिए उगाने वाला फार्मर कुकी हो सकता है या जोमी ट्राइब का हो सकता है. फार्मर कितना कमा रहा होगा? 300 रुपये मैक्सिमम. मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ख़राब हालत में रह रहे हैं. मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है. अब वो ड्रग लेके जो जा रहे हैं, ये जो पूरा रूट है, उसमें सब शामिल है. उसमें मेती भी इन्वॉल्व है, उसमें नागा भी इन्वॉल्व है. पर ये कोई क्वेश्चन नहीं करता कि ये ड्रग चला कौन रहा है. ये पूरा बिजनेस वो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स चला रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं. उनका मैं नाम ले सकती हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे कल ही उठवा के पता नहीं कहाँ फेंकवा देंगे, मुझे खुद नहीं पता होगा. और उनको कोई टच भी नहीं करेगा. दे आर एक्चुअली सम ऑफ द मोस्ट वांटेड पीपल बाय द फोर्सेस, बट उनको कोई टच ही नहीं कर सकता है. एंड द गवर्नमेंट नोज अबाउट इट, राइट? ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती 2 साल तक हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट जिसके बारे में अवेयर ना हो. जब तक वो उनके चाहे बिना नहीं हो सकता था, ये इतना लंबा नहीं खिंच सकता था. इट्स अ गवर्नमेंट फेलियर. तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा आने के बहुत ज़रिए हैं, बट
वेपन्स आज के टाइम पे ऑफिशियली तो 6,000 आया था, जिसमें से 4,000 अब तक है, 4,000 या 3,500 अब तक है सोसाइटी में। जो स्मगल्ड है उसका तो कोई काउंट ही नहीं है, उसका तो कांस्टेंट सप्लाई है, क्योंकि M4 और M16 इंडियन आर्मी के पास भी है नहीं वहाँ पे, और वो छोटे बच्चों के पास है। मतलब आई हैव सैट विद गर्ल्स 16 ईयर ओल्ड्स 18 ईयर ओल्ड्स, सैट विद सो मेनी बॉयज़ जो लोग इंजीनियर्स थे, पहले बैंगलोर में काम कर रहे थे, कहीं और शहर में काम कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वापस आए, बंदूकें उठाई, बहुत क्राइम कमिट किए। उनका मेंटल स्टेट कैसे है? वो अपनी कम्युनिटी में इतनी राइवलरी हो रही है कि वो गोली चलाने को रेडी हैं एकदम। तो उनका मेंटल स्टेट कैसे? आपने उनसे बात करी और क्या बात हुई आपकी उनसे? यार ये मेरे को भी ये लग रहा था कि भाई इतनी नफरत, मतलब अब तक आप साथ में ही तो रह रहे थे, इतनी नफरत हो गई कि आप गोलियों से मारने को तैयार हो। मणिपुर हैज सीन अ लॉट ऑफ हीनस क्राइम्स यार, मतलब छोटे 2 महीनों के बच्चों के सर्वर पे चलाया हुआ है, ऐसा हालत है, बीहेड किया हुआ है लोगों को एक दूसरे की कम्युनिटी में। तो इतनी हेटरेड है वहाँ पे आज के टाइम पे, कुकी मेथी अब एक दूसरे की शक्ल देखने नहीं तैयार। तो जब मैं पर्सनली मिली, मैंने दोनों साइड के कैंप्स को विजिट किया है। तो जो वैली में जो कैंप था, तो वहाँ पे मैं एक लड़की से मिली, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, फुल ब्लैक में लड़की थी, एंड इट वॉज कहने को वो विलेज वॉलंटियर थी। बट अब क्या हो गया ना, आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल सरकार ने ये टर्म डीलेजिटिमाइज कर दिया है। अब आपके पास अगर बंदूक है, आप एनिमी ऑफ द स्टेट हो, हमारे लिए आप मिलिटेंट हो, क्योंकि बंदूक रखने का जो लाइसेंस है वो फौज के अलावा किसी को नहीं है। एंड मणिपुर इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ना बीरेन सिंह की जो सरकार थी, इन्होंने 7,000 लाइसेंसेस दी थी, तो लाइसेंस्ड गन भी बहुत थी लोगों के पास, सिंगल बैरल डबल बैरल थी। बट अब क्या बोला आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आपने ऑटो वेपन, ऑटोमेटिक वेपन पकड़ी हुई है, आप हमारे लिए मिलिटेंट हो, हमारे सामने आप वेपन लेकर आओगे तो देन वी विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन। तो अब मैं इस लड़की से मिली, 2 लड़कियां थी कैंप में, 10 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। मैं गई तो मुझे लड़कियों से बात करनी थी, तो उसमें से एक बहुत बातूनी लड़की थी और एक एकदम चुप थी। तो एंड दिस गर्ल वॉज वेरी प्रिटी। तो मैंने उसे, और क्या कैंप था, मतलब अभी तो हम लोग इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, एकदम मिट्टी का नीचे पूरा मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी का कैंप, वहाँ पे 2 पिलो पड़े हुए हैं, साइड में AK-47, M4, M16 बुलेट्स, बड़ी गोलियां ऐसी ही पड़ी हुई हैं ये बंदूकें, वो लड़की लेके बैठी हुई है अपना। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या सीन है भाई, मतलब अच्छा शी ऑब्वियसली, मतलब वो मेरी भाषा इंग्लिश हिंदी उनको इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो मैं ये तो नहीं बोला कि क्या सीन है भाई, बट दिमाग में मेरे यही आया कि क्यों कर रहे हो यार। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि अच्छा सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता, इतने सारे लड़के हैं तो अब भाई बंदूक लेके खड़े हैं, आपको जनरली लाइक डर नहीं लगता, आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी? तो उस लड़की ने बोला कि यार जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ना, तब तो नहीं उठाई थी मैंने बंदूक 1 महीने 2 महीने तक। फिर एक इंसिडेंट हुआ, एक ना वीडियो बाहर आई थी जिसपे प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हमारे पहली बार बोले थे मणिपुर में उस वक्त पे पार्लियामेंट में। इट वाज अ वीडियो ऑफ 2 women बीइंग परेडेड नेकेड। 2 कुकी औरतें थी जिनको नेकेड परेड कराया गया था, एंड अलेजिडली दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड, गैंग रेप्ड आफ्टर दैट। उसमें से एक एक्स सूबेदार, एक्स सर्विसमैन की वाइफ थी, और उसमें से दूसरी लड़की थी, वो बहुत यंग लड़की है, कॉलेज में पढ़ती थी। तो उसने बोला कि यार वो थी तो हमारी एनिमी कम्युनिटी की लड़कियां, बट थी तो लड़कियां। तो हमने वो वीडियो जब देखी ना, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमको भी बंदूक उठा के सेल्फ प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो नहीं आ रही हमको बचाने। तो हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उठाई है बंदूक। स्टार्टिंग ऐसे हुई, सेल्फ प्रोटेक्शन पे उठाई है। नहीं, बट इट्स अ स्टैंडर्ड आंसर ना, इट्स अ स्टैंडर्ड आंसर फॉर एवरीवन कि देखो हमने बंदूक उठाई है प्रोटेक्शन में, और हम सिर्फ तब चलाएंगे रिटेलिएशन में, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो मतलब आपके पास बंदूक है, ज़रूरी नहीं है आप कहाँ गारंटी दे रहे हो आपकी रिटेलिएशन में चलाओगे। बट एनीवे, तो मैंने उस लड़की से पूछा फिर कि यार आपको घर नहीं वापस जाना? तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं पहले नॉर्मल 12th तक पढ़ी हुई हूँ, फूड जॉइंट चलाती थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, भाई है घर में, मम्मी पापा है, पर अब तो उठा ली बंदूक, अब नहीं पता ड्रॉप कैसे करनी है। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस विद किड्स। आप एक बार एक बच्चे के हाथ में जब बंदूक दे दी आपने उसको ब्रेन वॉश कर दिया, किसी भी तरीके से रेडिकलाइज कर दिया उस बच्चे को, उससे वेपन ड्रॉप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फोर्सेज आर फेसिंग, क्योंकि विलेज वॉलंटियर, आर्म्ड मिलिशिया, एक परमानेंट इंसर्जेंट में क्या डिफरेंस है ना, अब वो डिफरेंस कोई बता नहीं पाएगा। अब वो डिफरेंस, लाइन्स हैव बीन ब्लर्ड, अब सब है। तो एक एंटायर जनरेशन ऑफ मणिपुर इज नाउ ट्रेन्ड इन सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट वेपन्स।
people who were civilians, people who were doing jobs like you and me, so many were YouTubers, so many were doing like engineers, कोई CA था, कोई नॉर्मल दुकान में काम कर रहा था, अब वो सब ट्रेंड है. तो अब कुछ लोग फौज के डर से घर पे चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग परमानेंट रिक्रूट हो गए इंसर्जेंट ग्रुप्स के. तो और बहुत इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं दोनों साइड पे. मेती इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने हैं बहुत पुराने, सम ऑफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक UNLF, लाइक PLA, कुकी के अपने इंसर्जेंट ग्रुप थे जिन्होंने वेपन ड्रॉप करी थी अंडर द सू अग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस. बट उन्होंने भी अग्रीमेंट के सारे रूल्स लेफ्ट राइट सेंटर तोड़ दिए. कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने अपने बच्चे ट्रेन किए, इन्होंने अपने बच्चे ट्रेन किए, और अब लड़ाइयाँ चल रही हैं और किसी को कुछ पता नहीं है. तो जो इनके लीडर्स हैं उन्हीं को टारगेट अभी नहीं कर रही है गवर्नमेंट की, उन्हीं को ही थोड़ा कंट्रोल में लिया जाए. एकदम मतलब करना तो चाहिए, बट मेरा भी यही क्वेश्चन, कुछ नहीं हो रहा. मतलब इट्स जस्ट मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने कि मणिपुर कश्मीर नहीं है यार. मतलब हमें कोई, देखिए ना, आप लोग इतने बड़े पॉडकास्टर्स हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा है ना. इतनी मीडिया कवरेज नहीं हुई है, कभी न्यूज़ में भी नहीं आया, कोई कवर ही नहीं कर रहा. आई वाज कमिंग टू दैट, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर डिक्टेट गिवन टू द न्यूज़ चैनल्स कि नहीं बात करना है मणिपुर के बारे में. क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? खुद सोचिए ना. दिस इज समथिंग वी शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन. मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूँ और एक इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन पर रिपोर्ट कर रही हूँ फॉर एन इंटरनेशनल चैनल. आई डोंट लाइक इट, बट व्हाट डू आई डू, क्योंकि इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल्स में तो कोई जगह नहीं बची काम करने के लिए, है ना. यू हैव टू सेल योर सोल कम्प्लीटली, कोई जगह है ही नहीं. तो हमको कहीं तो स्टोरी बतानी है. और इंडियन मीडिया, आप जैसे कि आपने क्लियर बहुत एज यू राइटली सेड कि कोई कवरेज नहीं है मणिपुर की, कोई कवरेज ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने बोला हुआ है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस हैं और लिमिटेशंस हैं. एब्सोल्युटली मैसिव रिस्ट्रिक्शंस. सो नोबडी इज कवरिंग मणिपुर. नोबडी, देयर आर फ्यू गुड जर्नलिस्ट्स who are very relentlessly covering Manipur, but मणिपुर कश्मीर होता है ना, हम लोग का खून खौल जाता है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, हम लोग रिलेट कर जाते हैं. मणिपुर इज़ नॉट कश्मीर. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स इज ऑल्सो रेसिज्म. हमको वहाँ के लोगों से कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता हमारा, हम लोग रिलेट नहीं करते हैं. तो जो मेन स्ट्रीम इंडिया है ना, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई कौन मर गया, कौन मिलिटेंट है. दिस इज वेरी सैड. मतलब विद इन अ स्टेट अपने आप में एक इंडिया पाकिस्तान चल रहा है उनके अंदर ही. ये बहुत, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन. अभी तो फिर भी फौज ने बंकर्स तोड़ दिए हैं. एक टाइम पे तो मतलब ऐसा था कि इतने फ्रंट लाइन्स थे और यहाँ पे ऐसी कोई वेपन नहीं थी जो इन लोगों के पास थी नहीं. और एक टाइम पे बीच में जब फाइटिंग चलती थी, तो मैं एक समय पे वहाँ पे थी वन ऑफ द विलेजेस. तो वहाँ पे सारे इंसर्जेंट्स, तब तक इंसर्जेंट जो लोग बाहर थे ना, जो म्यांमार में थे, वो भी एंटर कर गए थे वॉर. तो वो सारे बैठे थे, दे वर आर्म्ड मिलिशियाज. तो मैं उतरी गाड़ी से, तो और मैंने ज़रा फ़ोन निकाला अपना, तो उनकी जो विमेन विंग है उन्होंने आके ले लिया मेरे हाथ से फ़ोन. तो बहुत हॉस्टाइल है वो लोग. तो मैंने बोला कि मैम फ़ोन तो वापस कर दो. तो उन्होंने बोला भाई सोचना भी मत कि कोई फ़ोटो यहाँ से जाएगी. तो मुझे लग, और छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चा भी मिलिटेंट के साथ बैठा हुआ है. वो ना हमारे तरह नहीं देखते मिलिटेंट के लिए. जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो जो वहाँ की महिलाएं थी ना, उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई हमारी फौज कहाँ है, उन्होंने ये बोला था कि हमारा रेवोल्यूशनरी कहाँ है, हमारा जो हमारे लिए मिलिटेंट है वो उनके लिए सिपाही है, वो उनके लिए कॉज के लिए लड़ रहा है. और वो लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी करते हैं वहाँ की, वो लोग ब्लेसिंग देते हैं. तो ये मेरे सामने भी फर्स्ट टाइम हुआ था. सो एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, एक मिलिटेंट था, उसके पास बंदूक टंगी हुई थी. तो मैं खड़ी थी, तो वो आया, तो उस औरत ने ना, शी बिट हर हैंड, ऐसे हाथ पे काटा और उसको यहाँ पे फोरहेड पे किस किया. तो मुझे लगा क्या कर रही है औरत, बट दिस इज द वे ऑफ गिविंग ब्लेसिंग्स. दिस इज हाउ दे ब्लेस, एंड दे वर ब्लेसिंग द मिलिटेंट्स. और छोटा बच्चा भी वहीं बैठा हुआ है. अब एक 5 साल का बच्चा स्कूल छोड़ के वो बैठा हुआ है, बंदूकें देख रहा है. तो आप कर क्या रहे हो? सो एनीवे, ये सब हो रहा था. वहाँ से कम 2 किलोमीटर दूरी आर्मी की पोस्ट थी. तो मैं गई, तो मैंने कहा सर, और मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे चुपके से कोई फ़ोटो गाड़ी में जाते जाते ले ली थी, बड़ा रिस्क पे लेते हुए. आई ट्वीटेड ऑल्सो. सो आई वेंट, मैंने वो फौज को दिखाया. मैंने कहा सर देखो, मिलिटेंट बैठे हुए हैं सर, गाँव में बैठे हुए हैं, और वाईफाई सस्पेंडेड है इंटरनेट, बट वो लोग वाईफाई भी एक्सेस कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला यार तनुश्री, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको वी हैव नॉट बीन गिवन द फ्री हैंड टू गो इनसाइड द विलेजेस एंड वीड देम आउट. जब तक कोई फाइटिंग नहीं हो रही, इवन फाइटिंग भी हो रही है, तो अभी हमको फ्री हैंड नहीं है, जब तक कि आप हमारी पोस्ट के सामने से नहीं निकलते हो. तो फोर्सेस की ना कोई गलती नहीं है. वो लोग भी इनफैक्ट विक्टिम ही होकर बैठे हुए हैं मणिपुर में. वो लोग भी चाहते हैं, दे आर हाईली ट्रेंड, देयर इज़ मैसिव
some best military intelligence officers are in Manipur, best of army officers are in Manipur, best regiments posted there, best special forces officers, but उनके हाथ में उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा है वो मौका। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि वो भी उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके पास, आपने वो जगह कवर करी है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, वो क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? छत्तीसगढ़ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे कारणों से कॉम्प्लिकेटेड है। मैं 19 साल की थी, मेरी ये फर्स्ट असाइनमेंट थी एज अ रिपोर्टर। तो मैंने एक स्टोरी हुआ था, वहाँ पे एक जगह है पेडागलूर, इट्स अ नक्सल लिबरेटेड बेल्ट। नक्सल लिबरेटेड बेल्ट मतलब कि वो नक्सल का फ्री एरिया है, वहाँ पे मोस्टली CRPF या कोई भी फोर्स अंदर नहीं जाती जब तक कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा है, वो लोग बाहर नहीं आते, दैट्स देयर एरिया। तो वहाँ पे सम 13 आदिवासी वुमेन वर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय पीपल ऑफ आवर ओन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। ये ऑन रिकॉर्ड है या ये ऑन रिकॉर्ड है। NHRC ने कॉग्निजेंस लिया था और उन्होंने प्राइमा फेसी बोला था कि हाँ ऐसा हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ आवर कंट्री, दे सेड ऐसा हुआ है। तो वो रिपोर्ट बाहर आई थी और तब मैंने पढ़ा, तो मैंने अपने एक लोकल सोर्स को वहाँ पे कॉल किया, बोला कि एक बार अगर किसी औरत से बात हो पाए। उन्होंने बोला भाई वो तो एरिया बहुत दूर है, बात तो नहीं हो पाएगी, बट या दिस इज़ व्हाट इज हैपेंड। अब मैं 19 साल की थी, मुझे ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग थी कॉन्फ्लिक्ट जोन की, कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी रिसर्च करी पूरे 24 घंटे, अच्छे से सब पढ़ा वढ़ा। अगले दिन अपने एडिटर इन चीफ को, हु वाज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर इन चीफ, ही वाज द एडिटर इन चीफ ऑफ CNN IBN, अब जो CNN News 18 है, बैक देन इट वाज CNN IBN, उनको पिच किया। ही वाज अ ग्रेट मैन, आई थिंक आई वुडंट हैव बिकम अ रिपोर्टर इफ़ ही वाज इन देयर। सो मैं गई उनके ऑफिस में, ही वाज वेरी अप्रोचेबल। आई सेड सर ये स्टोरी है, ये सब है, अच्छे से पिच किया। क्यों मैं बता रही हूँ, दिस वाज वेरी फनी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, आप आओ वापस 1 घंटे बाद। फिर उन्होंने मुझे बुलाया 1 घंटे बाद, उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप खोल के मेल दिखाया, कम से कम 10 मेल आए हुए थे। उन्होंने बोला देखो सारे जो बड़े एडिटर है ना, सबके मेल आए हुए हैं कि आप तनुश्री को नहीं भेज सकते हो ये स्टोरी करने, शी इज़ नॉट इक्विप्ड, नॉट स्किल्ड टू गो टू अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, यू कांट सेंड हर। बैक देन आई कुड नॉट स्पीक in such fluent English, so people write people off, right, कि ये भाई बोल तो पानी रही है, क्या कर लेगी। So people wrote me down left right and center, and then editor chief said that भाई ऐसा ऐसा है कि आपको सबका कंसेंसस है कि आपको नहीं जाना देना है। तो मेरा मुंह बड़ा छोटा सा हो गया। He was like but something is there in you which tells me that आप निकाल लाओगे ये स्टोरी, and you're very you're connected emotionally with the story, so yes, go, it's approved, it's a commission project, go। तो मेरी ज़िंदगी की पहली कमीशन प्रोजेक्ट थी, तो मैं इतनी खुश हो गई। कमीशन प्रोजेक्ट क्या होता है? कमीशन कर दिया, मतलब ये स्टोरी अभी कमीशन है तो अप्रूव्ड है, आप जाके करिए। तो मैं बाहर गई, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं जाके ट्रेन की टिकट बुक करती हूँ। तो उन्होंने बोला ट्रेन की टिकट? तो मैंने कहा हाँ जाना है ना छत्तीसगढ़। ये लाइक तनुश्री दिस इज CNN IBN, वी हैव एन एंटायर डिपार्टमेंट डेडिकेटेड फॉर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, सो काइंडली आस्क देम टू बुक यू इन द फर्स्ट फ्लाइट टू छत्तीसगढ़, रायपुर। एंड दैट वाज द फर्स्ट फ्लाइट आई एवर टुक इन माई लाइफ। मुझे तो एक तो नासा का ऑफिस जैसा लग रहा था CNN IBN, मतलब कैमरा, और जिन लोग हम टीवी पे देख रहे हैं वो बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े होके समोसा चाय खा रहे हैं। तो वो भी मैं अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी ये भी यही खा रहे हैं जहाँ मैं खा रही हूँ। इतना मिडिल क्लासनेस हरकतें मैं दिखाती थी। बट एनीवे द स्टोरी गॉट अप्रूव्ड, आई टुक द फ्लाइट, आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू टेक अ फ्लाइट। वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं एयरपोर्ट गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनीवे रीच रायपुर, रायपुर इज़ लाइक अ नॉर्मल सिटी, देन वेंट फ्रॉम देयर टू बस्तर। बस्तर उस वक्त पे, अब तो बस्तर बहुत डेवलप्ड है, बस्तर उस वक्त पे एकदम गांव जैसा था। कहीं हम लोग वहाँ रुके, एक लोकल जर्नलिस्ट थे, उनके बिना, संजय ठाकुर जिनका नाम था, उनके बिना हम ये स्टोरी कर ही नहीं पाते। एक्चुअली यही होता है कि हम लोग जो बाहर से जाते हैं ना, हम लोग हिल भी नहीं पाए एक जगह पे जाके अगर हमारे पास लोकल जर्नलिस्ट का सपोर्ट ना हो, जो कि एक्चुअली रियल जर्नलिस्ट हैं आज के डेट में। यार हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी बार इन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलती, इनको पैसा नहीं मिलता, इनको कोई नाम नहीं मिलता। बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट जाते हैं, काम निकलवा के आ जाते हैं, ये लोग मरते हैं पीछे से। तो इनके बिना हम लोग कुछ है नहीं ग्राउंड पे। तो गए, इन्होंने बहुत मदद करी हमारी। इन्होंने बोला भाई कल सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, 4 बजे नहीं निकलेंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे पेडागलूर, बहुत दूर है। कहा ठीक है। तो हम लोगों ने गाड़ी, हमारे पास गाड़ी थी, बहुत बढ़िया ड्राइवर था, उसने बोला मैम कुछ नहीं होने देंगे, आपको टेंशन मत लो, 2 घंटे में आप वापस नहीं आओगे तो मैं पर्सनली अंदर आऊँगा। मैंने कहा ओके भाई। एवरी 500 मीटर्स टू अ किलोमीटर देयर वाज अ CRPF कैंप जो आपको प्रॉपरली सर्च करेंगे। कोई आपके पास सोचो कोई मार्क्सिज्म पे कोई किताब भी मिल गई है, दे हैव द राइट्स टू एक्चुअली अरेस्ट यू। एज बिजार एज इट साउंड्स, दे एक्चुअली हैव द राइट्स टू अरेस्ट यू। तो एनीवे
तो अब हम गए चेक वेक कराते हुए पहुँचे जो लास्ट CRPF की कैंप थी। पहुँचते पहुँचते वहाँ हमको बज गया होगा यार दोपहर का 12 तो बज ही गया था। ठीक है। अब हम लोग वहाँ उतरे, तब तक में वो लोकल ये जो लोकल जर्नलिस्ट था, मेरे साथ एक कैमरा पर्सन थे, एक हमारे साथ लोकल जर्नलिस्ट था, वो एक और लोकल को लिया जिसको वो ट्राइब की भाषा समझ आती है। वो ट्राइब था गोंड ट्राइब, जहाँ की औरतें थी, गोंडी भाषा वो बोलते हैं। तो एक आदमी को हमने लिया, 2 बाइक ली, एक के पीछे मैं बैठती, एक के पीछे कैमरा पर्सन बैठता। CRPF कैंप में जब हम पहुँचे लास्ट, तो उन्होंने हमें बोला कि मैम अंदर तो नहीं जा सकते आप। मैं कहा क्यों नहीं जा सकते भाई? बोला क्योंकि ये नक्सल लिबरेटेड जोन है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, कुछ हो जाएगा कल को, आपको कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पता नहीं मेरे को भी मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ। तो ऐसे जब पहले ऐसे नहीं बोलते थे कि दुबई से कॉल आया, तो मतलब कोई भी बोल दे, भले ही दुबई से किसी प्लम्बर का कॉल आया, वो D कंपनी का कॉल आया, भाई दाऊद से कॉल आया। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने बोला कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो उसको भी ना थोड़ा वो हो गया कि भाई इतनी, एंड आई वाज लाइक आई एम लिटिल लाइक आई एम वेरी शॉर्ट हाइटेड, तब तो और छोटी थी मैं। लाइक कौन है ये लड़की, क्या बोल रही है? मैंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरे को ना दिल्ली से परमिशन है। कौन सी दिल्ली, कहाँ की दिल्ली? कोई परमिशन कुछ नहीं, ऑफिस से परमिशन थी। इट्स अ प्राइवेट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट दैट सम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज गिवन मी। कॉन्फिडेंस पूरा आ गया अब में टैकल करने का। तब तो फर्स्ट स्टोरी थी, तब ना अलग जज्बा था कि मर के वापस आना है भाई, बिना स्टोरी लिए वापस नहीं आना। अब तो वी टेक कैलकुलेटेड रिस्क, तब वी डिड नॉट नो व्हाट कैलकुलेटेड रिस्क मेंट। एनीवे आई सेड सर दिल्ली से परमिशन है मेरे पास। तो दे वर लाइक कि मैम ऐसा है आप जाओ अंदर, अगर कुछ हुआ है ना हम आपकी बॉडी भी निकालेंगे 3 दिन बाद बाहर, ये आप समझ के रख लो, हमारा जोन नहीं है वो। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो ना ये रिकॉर्डेड है मेरे पास, आप भी ध्यान रखो कि क्या करेंगे अब हम। तो उनको पता था कि इसी स्टोरी के लिए आए हैं, हमारे मेन इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे ना कि हम अंदर जाए स्टोरी करें। एनीवे वी स्टार्टेड द जर्नी एट अराउंड 12:30 बाइक में। वो ना ID पेव्ड रास्ते होते हैं, IDs लगी होती हैं इन रास्तों में, नक्सल्स ने लगाई होती है, मैनुअली भी होती है, ऑटोमेटिक भी है, आपके पैर रखते ही वो एक्सप्लोड कर सकता है, या वो मैनुअली भी बहुत बार ऑपरेट करते हैं। तो इन जगहों पे ना ये पगडंडियाँ हैं, रास्ते तो है ही नहीं। यहाँ से कम जो लास्ट मोटरेबल रोड से जो गांव था, कम से कम भी ना हो तो 20 किलोमीटर तो दूर होगा ही होगा, 15 किलोमीटर तो दूर हो गई। अब ये पगडंडियाँ, यहाँ पे बाइकें नहीं चल रही, सांप वाप गुजर जा रहे हैं पैरों के ऊपर से, नदियाँ आ रही हैं, उसमें ये 3 लड़के बेचारे बाइकें क्रॉस करा रहे हैं, मैंने 2 ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है। क्रेजी सिचुएशन, और वो गाँव आके नहीं दे रहा है। और ये इंडिया में ही है, इंडिया की बॉर्डर तो नहीं पार कर दी आपने? नहीं इंडिया में ही है। तो अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं, अब वो लोकल हमारे सामने चल रहा है कि भाई हमें पता है कहाँ पे ID है कहाँ पे नहीं है, ये सब करते करते हम लोग जा रहे हैं। अब बीच में क्या होता है, एक जगह पे, क्योंकि वो उनका एरिया है, दे ऑल्सो नो दैट सम जर्नलिस्ट हैव कम इन। वो लोग कोई मतलब नहीं, उनको जर्नलिस्ट को छूना नहीं है, उनको कोई मारना नहीं है। तो वो लोग ना एक बार जस्ट राउंड अप करने आते हैं, पता करने बेसिक, तो उनके लोअर रंग कार्डर्स आते हैं। तो उनके लोअर रंग कार्डर आए, उन्होंने बिठाया हमको। उनके पास जो बंदूक होती है ना, बहुत पुरानी किसी पुलिस स्टेशन की चुराई होती है, सिंगल बैरल डबल बैरल, वो बैकफायर भी कर सकती है। उन्होंने हमें बिठा दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर एट गन पॉइंट, आस्क्ड टू सिट, नॉट एम्ड एट अस बट आस्क्ड टू सिट। मेन थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर लगा है, भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकती, हालतें ख़राब हो गई थी। अब मैं, मेरा कैमरा पर्सन, वो 2 लोकल बैठे, वो लोकल उससे बात कर रहा है कि ये जर्नलिस्ट है, ये क्रेडेंशियल है, यहाँ से आई हैं, कि ये करने आई हैं। अब मेरे जो कैमरा पर्सन है, बहुत फ़नी स्टोरी है, ही इज़ अनदर, इनका नाम रमाशंकर था, रमी बोलते थे उनको। वो कैमोफ्लाज पहन के आए हुए फॉर सम रीज़न, ऐसे एक जगह पे जहाँ भाई फौज को देखते ही वो गोली मार देगा, वो बंदा कैमोफ्लाज में ट्रैक पहन के आया हुआ है। मैंने कहा यार क्या पहन के आया हुआ? नहीं ये मैंने अभी खरीदा है, बहुत बढ़िया लगता है। एनीवे, तो उन्होंने ना कैमरा वैमरा ले लिया हमारा। अभी आदमी बैठा हुआ है मेरे पास, और मेरे ना दिमाग में ऐसा चल रहा है कि शिट यार, मैं अभी 19 साल की हूँ, मुझे मार देंगे, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मेरा ज़िंदगी में प्यार नहीं हुआ मुझे ठीक से, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना, पैसे नहीं कमाए, मम्मी को कितना कुछ बताना था। माई गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई डोंट वांट टू डाई, एंड चलो भाई मार देना और कुछ मत करना, दैट्स अ गर्ल्स फर्स्ट रिस्पॉन्स, राइट? ये आदमी मुझे बोल रहा है तब तक कान में, यार तनुश्री कैमरा ले लिया हमारा। मैंने कहा आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कैमरा ले लिया।
तो इन्होंने बड़ी फनी बात बोली, ही वाज लाइक यार 6 लाख का कैमरा है, मेरी सैलरी से काट लेंगे। मैंने कहा भाई जिंदा जाओ। वहां भी कंपनी वालों की टेंशन हो रही है। आप सोचो कि कैमरा पर्सन्स को इतना टेंशन होता है कि भाई चिप खो गई तो पैसे से काट लेंगे। मैंने कहा सर जिंदा नहीं जाओगे तो कौन सी सैलरी? ये लाइक नहीं यार कैमरा लेना पड़ेगा यूँ करके। एनीवे उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने हमें पानी पीने के लिए दिया, जो हमें पानी देख के लग रहा था बंदे मरे हुए वो पानी पीकर एक्चुअली। हम लोग के पीने के इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग, बट अब पी लिया, अब जो भी था नाम लेके भगवान का कि चलो वो चले गए। फिर हम लोगों ने मतलब हम लोग जितनी देर में at the blink of an eye वो लोग कहाँ गायब हो गए उस फॉरेस्ट में। 2 ही लड़के थे, लो रंग कार्डर्स थे, हमें पता भी नहीं चला। एनीवे अब हम लोग शुरू करी बाइक, 3 बज गया है। कैमरा पर्सन ने बोला भाई जल्दी पहुँचना है, लाइट